सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स 27 को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक करें। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरवानी आपको हिंदी पढ़ा रहा हूँ और हिंदी में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शब्द विचार के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने वर्ण एवं ध्वनि का जो टॉपिक था वो कंप्लीट कर लिया है। तो आज पढ़ते हम लोग शब्द विचार के बारे में। तो देखिए, शब्द विचार के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग बात करते हैं शब्द की। तो वर्ण और ध्वनि के समूह को व्याकरण में शब्द कहा जाता है। वर्ण और ध्वनि के समूह को व्याकरण में शब्द कहा जाता है। वर्ण किसे कहते हैं? तो जो आपके हिंदी वर्णमाला में जो अ से लेकर ज्ञ तक है वो सभी वर्ण हैं। और ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि। तो वर्ण और ध्वनि के समूह को व्याकरण में शब्द कहा जाता है। शब्द का निर्माण जो है एक या अधिक वर्णों या फिर ध्वनि से होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक वर्ण से निर्मित शब्द जो है न। न का मतलब होता है नहीं। व का मतलब होता है और। तो एक वर्ण से निर्मित शब्द है न और व, जिसे आप हिंदी में नहीं कहते हैं। पूर्ण शब्द की बात करें तो न ही, यहाँ पर दो शब्दों की आवश्यकता हुई है। और अनेक वर्णों से बने शब्द तो संतरा, कबूतर, कमल, रोटी और इत्यादि। तो यहाँ पर देखिए कबूतर है जैसे कि, तो यहाँ पे 4 वर्ण हैं। कबूतर में 4 वर्ण हैं, कमल में 3 वर्ण, रोटी में 2 वर्ण। तो शब्द का निर्माण एक या अधिक वर्णों व ध्वनि से होता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। शब्द के भेद। तो देखिए, शब्द को अलग अलग भेद में बांटा गया है, जो कि आपके अर्थ के अनुसार, प्रयोग के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द को कई भेद में बांटा गया है, जिसका वर्णन निम्न प्रकार से है। शब्द है, उसका वर्णन 4 अलग अलग प्रकार से बांटा गया है, जिसका वर्णन नीचे आपको यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अर्थ की दृष्टि से। अर्थ की दृष्टि से शब्द भेद तो 2 प्रकार के हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, पहला है सार्थक शब्द। तो इसमें है, जिस वर्ण समूह का स्पष्ट रूप से कोई अर्थ निकले उसे सार्थक शब्द कहते हैं। तो सिंपल से है, जिस वर्ण समूह का स्पष्ट रूप से कोई मतलब निकलता है तो वो सार्थक शब्द कहलाएगा। जैसे कि कमल, खटमल, रोटी, सेव इत्यादि। तो ये कमल जो है आपका फूल हो गया, खटमल कीड़ा है, रोटी जो है खाद्य पदार्थ है, आपका भोजन है, सेव जो है फल है। तो एक सार्थक शब्द है जिसका अर्थ निकल रहा है। वहीं पर दूसरा देखिए निरर्थक। तो जिस वर्ण समूह का कोई अर्थ ना निकले उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे कि राटी, वीडा, वाना, ओती आदि जो है, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है हिंदी शब्दों में। हिंदी भाषा के शब्दों में बात करें तो इसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। तो ये सभी क्या हो गए? निरर्थक शब्द। और ध्यान रखिएगा आप, ये आपके अर्थ की दृष्टि से शब्द भेद है। आगे देखते हैं हम लोग। दूसरा है प्रयोग की दृष्टि से शब्द भेद। तो शब्दों के सार्थक मेल से वाक्यों की रचना होती है। देखिए, वर्णों से बनता है शब्द और शब्द से बनता है वाक्य।
तो शब्दों के सार्थक मेल से वाक्यों की रचना होती है और वाक्यों के मेल से भाषा बनती है। और शब्द जो है भाषा की प्राणवायु होते हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट है कि शब्द को भाषा की प्राणवायु कहा जाता है। वाक्यों में शब्दों का प्रयोग किस रूप से किया जाता है, इस आधार पर हम शब्दों को दो वर्गों में बांटते हैं। तो वाक्यों में शब्द का प्रयोग कैसे किया जाता है, इसके आधार पर शब्द को दो भागों में बांटा गया है। पहला तो है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। मोस्ट इंपॉर्टेंट है विकारी शब्द, अविकारी शब्द, क्योंकि आपके एग्जाम में ये कई बार पूछे गए हैं। तो पहला देखते हैं हम लोग विकारी शब्द। विकार का मतलब होता है परिवर्तन। विकार का मतलब होता है परिवर्तन। तो वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण विकार मतलब परिवर्तन आ जाता है, तो उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। एकदम सरल शब्द में और सिंपल से भाषा में, अगर लिंग, वचन, कारक के कारण किसी शब्द में परिवर्तन आ जाता है तो उसे विकारी शब्द कहा जाता है। देख लेते हैं हम लोग। तो उदाहरण पे देखिए, लिंग के आधार पर लड़का पढ़ता है। देखिए, लड़का एक शब्द है और लड़का पढ़ता है एक वाक्य है। तो लड़का जो शब्द है वो यहाँ पर क्या है, पुल्लिंग है, और लिंग की वजह से इसमें विकार उत्पन्न हो गया, मतलब इसमें परिवर्तन आ गया। और यहाँ पर लड़की पढ़ती है, यहाँ पर क्या हो रहा है, विकार उत्पन्न हो रहा है, जो कि आपके लिंग के आधार पर है। यहाँ पर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हो गया। सेम वचन पे देखिए, लड़का पढ़ता है, ये क्या है, एक वचन है लड़का, और लड़के पढ़ते हैं, तो लड़के जो है बहुवचन है, तो यहां पर भी परिवर्तन हो रहा है। कारक देखिए, लड़का पढ़ता है, फिर लड़के को पढ़ने दो। तो देखिए यहाँ पे जो को है वो कर्म कारक है, लड़का और लड़के को हो गया, तो यहाँ पे कर्म कारक आ रहा है। जब हम लोग कारक पढ़ेंगे उस समय आपको ये क्लियर समझ में आएगा कि यहाँ पर किस तरह परिवर्तन हो रहा है कारक में। तो विकारी शब्द का मतलब है परिवर्तन, और विकारी शब्द में परिवर्तन जो है लिंग, वचन, कारक के कारण होता है। आगे देखते हैं हम लोग। विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं। देखिए, चार प्रकार के होते हैं विकारी शब्द और चार प्रकार के होते हैं अविकारी शब्द। तो 8 प्रकार के शब्दों को विकार के दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है, विकारी और अविकारी, जिसमें 4 प्रकार के शब्द विकारी में आते हैं और 4 प्रकार के शब्द अविकारी में आते हैं। इस बात को भी आप याद रखिएगा। विकारी शब्द के जो 4 प्रकार हैं वो है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो ये है 4 प्रकार के विकारी शब्द। आगे देखते हैं हम लोग। दूसरा है अविकारी शब्द। तो जिन शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, परंतु, तथा, यदि, धीरे धीरे, अधिक और आदि शब्द। जैसे हम बोलते हैं कि एक लड़का धीरे धीरे जा रहा है, या फिर एक लड़की धीरे धीरे जा रही है, तो धीरे धीरे शब्द जो है वहां पर यथावत है, मतलब उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आ रहा, इसलिए धीरे धीरे शब्द क्या हुआ, अविकारी शब्द हुआ। जैसे कि आप देख सकते हैं, यदि की बात करें, यदि लड़का गिर जाए या यदि लड़की गिर जाए, ऐसा वाक्य हम जब बोलते हैं तो यहाँ पर यदि जो है यथावत बना हुआ है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, इसलिए यदि भी क्या है, अविकारी शब्द है।
तो इस प्रकार के शब्द अविकारी शब्द कहलाएंगे और जिसमें परिवर्तन होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, लड़का का लड़की हो सकता है, लड़का का यहाँ पे लड़के हो गए, लड़का पढ़ता है, उसका लड़के को पढ़ने दो, ऐसे परिवर्तन आते हैं, उसे विकारी शब्द कहते हैं। साथ ही आप यहाँ पे देखिए दूसरे शब्दों में अ प्लस विकारी मतलब जिनमें परिवर्तन ना हो। अ प्लस विकारी यानी जिनमें परिवर्तन ना हो, ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, अविकारी शब्द कहलाते हैं, जिसका उदाहरण आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो 4 प्रकार के होते हैं अविकारी शब्द। कौन कौन से देख लीजिए आप। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक। ये 4 प्रकार के होते हैं अविकारी शब्द, जिसको आप इंग्लिश में भी आप जानते होंगे, तो इस नाम से आप पहचान सकते हैं कि किसे क्या कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा है व्युत्पत्ति या रचना की दृष्टि से शब्द भेद। तो देखिए यहाँ पे वर्णों के योग से शब्दों की रचना होती है। रचना या बनावट के आधार पर शब्दों को निम्नलिखित 3 वर्गों में बांटा गया है। व्युत्पत्ति के आधार पर बोला जाए या फिर रचना के आधार पर या फिर बनावट के आधार पर, तो 3 भागों में बांटा गया है जो शब्द है उसको, जिसमें पहला है रूढ़, दूसरा यौगिक और तीसरा है योग रूढ़। तीनों जो है इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। सबसे पहला है रूढ़ शब्द। तो जो शब्द हमेशा किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हो तथा जिनके खंडों का कोई अर्थ ना निकले, उन्हें रूढ़ शब्द कहा जाता है। सरल शब्दों में और समझ लीजिए, जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो उन्हें रूढ़ कहते हैं। जैसे कि नाक शब्द का खंड करने पर ना और का दोनों का कोई अर्थ नहीं निकलता, तो नाक शब्द क्या हुआ, रूढ़ शब्द हुआ। उसी प्रकार देखिए, उसी तरह कान शब्द का खंड करने पर का और ना का दोनों का अर्थ नहीं निकलता, तो कान शब्द क्या हुआ, रूढ़ शब्द हुआ। जैसे कि आप समझ सकते हैं, योग एक शब्द है जिसे हम लोग अगर यो और ग को अलग कर देते हैं तो यो और ग का अलग अलग अर्थ नहीं निकलता, लेकिन आपस में जोड़ दिया जाता है तो योग का अर्थ निकल जाता है। योग का मतलब जोड़ना होता है, तो वो क्या है, एक रूढ़ शब्द है जिसके 2 वर्णों के मिलने पर एक सार्थक शब्द तो बनता है, लेकिन उसके खंडित होने पर, अलग अलग होने पर कोई भी सार्थक शब्द नहीं बनता। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। दूसरा है यौगिक शब्द। तो जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बने हो तथा जिनके प्रत्येक खंड का कोई अर्थ हो, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। दूसरे शब्दों में समझिए, ऐसे शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं, यौगिक कहलाते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 अलग अलग शब्द है, आपस में मिलकर एक नया शब्द बन रहा, तो उसे कहा जाता है यौगिक शब्द। उदाहरण देखिए, आग बबूला। तो आग का मतलब आप जानते ही हैं, अग्नि होता है, और बबूला का मतलब एक तूफान की तरह मन में विचारों का उठना होता है। तो आग बबूला मतलब जिसके मन में तूफानी विचार उत्पन्न हो रहा, उसे आग बबूला कहेंगे। उसी प्रकार घुड़सवार की बात करें
तो देखिए, घुड़ कहने का मतलब यहाँ पे घोड़े से हो गया, और सवार मतलब उसमें चढ़ने वाला। तो घुड़सवार भी एक क्या है, यौगिक शब्द है। डाकघर की बात करें तो डाक डाक का मतलब आप जानते ही हैं, पोस्ट होता है, और घर का मतलब निवास स्थान। तो आपस में मिलकर ये डाकघर हो जाता है। विद्या, तो विद्या का मतलब ज्ञान होता है, और प्लस में आलय है। आलय का मतलब एक स्थान होता है, एक हाल जैसा स्थान होता है, उसे कहा जाता है आलय। तो विद्या धन आलय विद्यालय होता है, आपस में मिलकर विद्यालय कहलाता है। तो ये क्या है, यौगिक शब्द है। यहाँ पर प्रत्येक शब्द के दो खंड है, और दोनों खंड सार्थक है, इसे कहा जाता है यौगिक शब्द। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तीसरा है योग ऋण शब्द। ये भी इंपॉर्टेंट है। जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हो परंतु एक विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध होते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। मतलब यह है कि यौगिक शब्द जब अपने सामान्य अर्थ को छोड़ विशेष अर्थ बताने लगे तब वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। कहने का मतलब यह है, दो अलग अलग शब्द आपस में मिलकर जुड़ते हैं और एक नया शब्द उत्पन्न करते हैं, उसे कहा जाता है योग रूढ़ शब्द। उदाहरण से समझिएगा, जैसे कि लंबोदर, पंकज, दशानन, जलज इत्यादि। तो हम लोग सबसे पहले लंबोदर शब्द को देखते हैं। लंबोदर मतलब लंब प्लस उदर। उदर मतलब होता है बड़े पेट वाला। तो लंबोदर का मतलब क्या होता है, गणेश जी। देखिए, लंब और उदर बन रहा है लंबोदर शब्द, लेकिन उसका अर्थ जो निकल रहा है वो गणेश जी निकल रहा है। तो इस प्रकार के शब्द को योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। उसी प्रकार देखिए, दशानन, दस और आनंद, जिसका मतलब होता है 10 मुखों वाला। दशानन मतलब 10 मुखों वाला होता है, और यहाँ पर क्या आ रहा है, रावण। मतलब यहाँ पर एक विशेष अर्थ निकल रहा है, तो इसे कहा जाता है योग रूढ़ शब्द। सामान्यता देखिए, बहुब्रीहि समास ऐसे शब्दों के अंतर्गत आते हैं। तो योग रूढ़ शब्द के अंतर्गत आते हैं बहुब्रीहि समास। देखिए आप यहाँ पे हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था अर्थ, प्रयोग, उत्पत्ति और उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के भेद। तो इसमें हम लोगों ने 3 पढ़ लिए, अर्थ, प्रयोग और उत्पत्ति के आधार पर। लेकिन उत्पत्ति के आधार पर अभी भी बचा हुआ है, तो इसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ये वीडियो आपका यहीं पे समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद के बारे में।